Hello everyone, welcome to IK classes. This is video number 5 of Indian Economic Development of class 12 and we are doing chapter 1 and topic is Foreign Trade on the Eve of Independence. इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स के आने के पहले एनिशियन टाइम्स में इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसकी कैसे वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी और वो सरप्लस में था, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वर्ल्ड वाइड फेमस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स के पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में ये फॉरेन ट्रेड कैसा हो गया और ये क्यों रिस्ट्रिक्टिव हो गया ओनली टू ब्रिटिशर्स। उन्होंने कौन कौन सी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज़ यूज़ करी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको बेनिफिट्स हुए और इंडिया को लॉसेस हुए। और स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो है वीडियो नंबर 4, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। एंड लेट्स स्टार्ट Foreign Trade on the Eve of Independence. फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन, इंडिया के फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन कैसी थी, ये करने वाले हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। मीन टू से जब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। इट्स ओनली अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? अब एक्सपोर्ट्स क्या है? ईच कंट्री में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सरप्लस प्रोड्यूस होती हैं या फिर उनकी जो डिमांड होती है वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करके फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स। जो चीज़ें बना के बाहर भेजी जाती हैं वो एक्सपोर्ट्स होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जिनके एक कंट्री में रिसोर्सेज जो होते हैं स्केर्स होते हैं, वो चीज़ें हम कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो वो क्या होती हैं? इम्पोर्ट्स। जो चीज़ें बाहर से बन के अपनी कंट्री में आ रही हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। अगर हम ब्रिटेन और इंडिया की बात करें, अगर इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के ब्रिटेन में भेज रहा है तो वो इंडिया के क्या है? एक्सपोर्ट्स। अगर ब्रिटेन से कुछ चीज़ें बन के इंडिया में आ रही हैं तो वो क्या है? इम्पोर्ट्स। सो ये एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? फॉरेन ट्रेड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन प्री ब्रिटिशर्स पीरियड। ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था? वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड था बहुत ज़्यादा सरप्लस में था, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। एक्सपोर्ट्स क्यों ज़्यादा होते थे? क्योंकि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। क्यों फेमस थी? बिकॉज उन हैंडीक्राफ्ट्स में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता था वो बेस्ट क्वालिटी का होता था, और जो क्राफ्टमैनशिप थी, दस्तकारी होती थी, कलाकारी होती थी, वो भी बहुत बेस्ट थी। और पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें जो थी वो प्रोड्यूस नहीं होती थी। इंडिया की क्या थी? एक मोनोपोली थी। कहने का मतलब है जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं उन चीज़ों की पूरे वर्ल्ड में क्या थी? डिमांड थी। इसलिए इंडिया के क्या थे? एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से इंडिया क्या था? रिचेस्ट था। सो बात कर रहे हैं एनिशियन टाइम्स की। सो इन एनिशियन टाइम्स इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एनिशियन टाइम्स में इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था, मतलब जो भी फिनिश गुड्स बनते थे उनको एक्सपोर्ट करता था। एंड सच एज कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था? लाइक फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रेशियस स्टोन्स। ये सारी चीज़ें जो थी इंडिया से एक्सपोर्ट्स होती थी। तो आपने ध्यान रखना कि एनिशियन टाइम में इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ लेट्स डू स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। सो ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी सिचुएशन कैसी थी? ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ raw material and importer of finished good. It was all due to discriminatory trade and tariff policies of the British government. ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के जो ट्रेड था उसको बढ़ने नहीं देना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड में नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की रेपुटेशन हो, क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर
खुद टेक ओवर करना चाहते थे, खुद उसकी मोनोपोली लेना चाहते थे। और क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिश में क्या था, ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, मशीन्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो मशीन्स के लिए उनको इंडिया से क्या लेना था, रॉ मटेरियल्स लेने थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज बनाई जिससे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। सो जो स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल है, इसके अंडर हम 3 पॉइंट्स करेंगे। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। Second is monopoly control of British rule over India's foreign trade, and third one is drain of wealth during British rule. So हम first point कर रहे हैं exporter of primary products and importer of finished products. So यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो था वो पहले जो एनिशियंट टाइम में, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिशियंट टाइम में क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था। लेकिन उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, उन्होंने इंडिया को क्या कर दिया, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बना दिया। मीन टू से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स जो थे वो इंडिया जो था वो ब्रिटेन को क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो इंडिया में से चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, मतलब स्पेशली रॉ मटेरियल होता था, वो इंडिया से वो सस्ते रेट्स पे, चीप रेट्स पे ब्रिटेन में ले जाते थे और इन्हीं चीज़ों को अपनी मशीन से बना के, प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके उनको क्या करते थे, इंडिया में एट कॉस्टली रेट वो सेल करते थे। वो इंडिया को उन्होंने एज अ मार्केट यूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए इंडिया जो था, कौन कौन सी चीज़ें जो था एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। रॉ सिल्क, पहले देखो फाइन सिल्क बना के बेचता था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जो रॉ सिल्क था वो ब्रिटेन में जाने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा। कॉटन, वूल, शुगर जाने लगी, इंडिगो, ये सारी चीज़ें क्या थी, एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में एट चीपर रेट्स। तो ब्रिटेन क्या करता था, इन चीज़ों को यूज़ करता था और उनको बनाता था, बना के फिर इंडिया में क्या कर देता था, सेल कर लेता था। तो फिनिश गुड, इंडिया इंपोर्टर बन के रह गया था फिनिश गुड्स का। कौन सी फिनिश गुड्स थी? अब देखो, जो रॉ सिल्क यहाँ से गया इंडिया से, उसी का उन्होंने क्या कर दिया, फाइन क्वालिटी का सिल्क बना के अपनी मशीन से सिल्क बना के वो इंडिया में क्या कर दिया, सेल कर दिया। कॉटन के क्लोथ्स, वूलन के क्लोथ्स मशीन से मैन्युफैक्चर करके उनको इंडिया में ही क्या कर दिया, सेल कर दिया। और इंडिया जो था, और कौन सी चीज़ें जो था इंपोर्ट कर रहा था, वो कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर रहा था, लाइक लाइट मशीनरी वगैरह, वो सारी इंपोर्ट कर रहा था। किससे? ब्रिटेन से। सो ये जो ब्रिटेन में चीज़ें बन रही थी वो इंडिया में क्या हो रही थी, वो इंडिया में सेल हो रही थी और इंडिया उनका क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। सो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स को दोनों साइड से फायदा हो रहा था। एक तो इंडिया में जो चीज़ें बन रही थी, मतलब इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी टैक्स फ्री थे, और जो एक्सपोर्ट होता था वो भी टैक्स फ्री था, जो इंपोर्ट होता था वो भी टैक्स फ्री था। इसका मतलब ब्रिटेन को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था। सेकेंड पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। British government maintained a monopoly controlled over India's foreign trade. उन्होंने कैसे मोनोपोली क्रिएट करी? मोनोपोली मीन टू से एकाधिकार, मीन टू से उन्होंने जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसको कैसे टेक ओवर करा, कैसे उसके ऊपर अपने राइट्स जो थे वो जमाए। तो उन्होंने सबसे पहले जो थी वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी यूज़ करी। उन्होंने ऐसी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज यूज़ करी कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए ज़्यादा रह गया था। तो उसमें क्या था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी से में क्या था, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव टू ब्रिटेन, while rest was allowed to other countries like China, श्रीलंका एंड ईरान। सो कहने का मतलब क्या है, इंडिया में जो 50% से ज़्यादा थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था। बाकी बचा हुआ था वो बाकी की कंट्रीज के साथ होता था। बाकी की कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना है, श्रीलंका एंड ईरान। तो कहने का मतलब क्या था, इंडिया में उन्होंने ऐसी पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी यूज करी। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है सीमित रखना, मीन टू से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना।
The next point is the opening of Suez Canal. The opening of Suez Canal in 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. तो एक तरह का ये आर्टिफिशियल वाटरवेज था जिसमें ब्रिटेन और इंडिया के जो शिप्स थे वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ये जो आर्टिफिशियल सेटअप था, आर्टिफिशियल वाटरवेज था, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1869 में और ये इजिप्ट में बना था। और ये देखते हैं हम कैसे, लाइक ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है, और ये सपोज करो ब्रिटेन है। तो यहाँ पे देखो इंडिया से अगर ब्रिटेन की तरफ जाना है, ये ब्रिटेन है, तो इंडिया से ब्रिटेन की तरफ घूम के जाना पड़ता था। ये इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन तक, इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन तक शिपिंग के थ्रू जाना पड़ता था, और साथ में अफ्रीका के ऊपर से निकल के जाना पड़ता था। तो ये जो रास्ता था ये बहुत लंबा रास्ता था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, और इसमें पायरेसी का खतरा रहता था। मीन टू से ये जो था इसमें शिपिंग करनी बहुत मुश्किल थी। लेकिन ये जो फिर ब्रिटेन ने जो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक डायरेक्ट रास्ता बना 1869 में इजिप्ट में, तो इसमें क्या था, इसमें मतलब पहले तो ऐसे घूम के जाना पड़ता था, फिर ये डायरेक्ट रास्ता बना इंडिया और ब्रिटेन के बीच में स्वेज कैनाल, एज ए स्वेज कैनाल। ये आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाया गया इजिप्ट में। और ये स्वेज कैनाल जो थी ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती थी, मेडिटेरियन सी को जोड़ती थी। मतलब रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में थोड़ा सा लैंड का पोर्शन था, उस लैंड के पोर्शन के ऊपर ये आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाया था। अब क्या हुआ था, अब ब्रिटिश से जो शिपिंग होती थी इंडिया की तरफ, या इंडिया से ब्रिटिश की तरफ शिपिंग होती थी, वो क्या होती थी, वो अब डायरेक्ट हो गई थी। इससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। मतलब अब उनको ट्रांसपोर्ट करना, जो प्रोडक्ट्स थे वो ट्रांसपोर्ट करने और बहुत ज़्यादा चीप पड़ रहे थे, बहुत सस्ते पड़ रहे थे। तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। और दूसरा उनके लिए जो ये रास्ता था बहुत सेफ था। फिर इसके बाद जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते थे, इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। तो स्वेज कैनाल की ओपनिंग से इंडिया जो ब्रिटेन था उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। तो ये जो बेनिफिट्स थे ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा लिए। अब इंडिया की तरफ तो आपको पता ही है कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे वो ब्रिटेन की तरफ से सस्ते रेट पे जा रहे थे, और जो फिनिश प्रोडक्ट थी वो बन के आ रही थी। तो इंडिया के लिए तो एक तरह का लॉस था। फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ का बहना, वेल्थ का मिसयूज होना। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस होता था ना, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करा। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कहीं पे भी नहीं यूज़ करा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर भी के ऊपर यूज़ नहीं करा, इंडिया की मतलब टोटली क्या सी डेवलपमेंट नहीं होने दी उन्होंने। और वो पैसा जो एक्सपोर्ट सरप्लस से आता था वो उन्होंने कहाँ पे खर्च किया वो देखते हैं हम। देयर वॉज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस मीन टू से जब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब जो पैसा है वो उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया, विच यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जितने भी ऑफिसर्स बड़े बड़े बनते थे ऑफिसर्स के लिए, वो सारे के सारे जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस होता था उसमें से किए जाते थे। मतलब इंडिया के लिए जो वेल्थ था वो ड्रेन हो रहा था। अब देखिए ना, मेहनत इंडिया के लोग कर रहे थे, इंडिया का रॉ मटेरियल था, लेकिन जो उससे बेनिफिट्स हो रहे थे वो सारे कौन ले रहा था, वो ब्रिटिशर्स ले रहे थे। उल्टा इंडिया की जो प्रोग्रेस होनी थी वो उन्होंने नहीं होने दी। फिर उन्होंने वही वाला पैसा कहाँ यूज़ किया, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह की वॉर जो थी वो करती थी, तो वो वॉर के ऊपर जितना भी वेपन्स आते थे, मिसाइल्स या कुछ भी जो आर्मामेंट से, वो सारे के सारे उसके ऊपर जो पैसा था वो कौन लगा रहा था, ब्रिटिशर्स लगा रहे थे। लेकिन किसका पैसा था वो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स।
इनविजिबल सर्विसेज, गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत तरह की इनविजिबल सर्विसेज इंपोर्ट करती थी, उसके ऊपर भी ये सारा पैसा लगता था। तो इस तरह से इंडिया के जो वेल्थ का टोटली ड्रेनेज हो गया था और इंडिया की प्रोग्रेस इसीलिए नहीं हो पा रही थी। तो इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ नहीं किया। तो ये तो था इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।